हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का 5G ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने जो 60 डेज के अंदर जो रीट मेंस का सिलेबस कराने की जो एक पहल की थी, उसी संदर्भ में अपन साइंस के अंदर लगभग 6 वीडियो प्रकाश से संबंधित वो डाल दिए थे। और अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम एक नए वीडियो के साथ आज आपके सामने प्रस्तुत हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको पीछे वाले वीडियो बहुत ही बेहतर लगे होंगे और इसी उम्मीद के साथ मैं नेक्स्ट जो क्लास जो है, आज जो प्रकाश की जो क्लास है वो मैं यहां पर आपके सामने रखूंगा कि किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और किस प्रकार से हमें उस थ्योरी को एक बढ़िया तरीके से करना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपन टॉपिक की तरफ जिसका नाम है प्रकाश। और प्रकाश के अंदर मैंने आपको बताया था कि दर्पण के अंदर समतल दर्पण होता है, अवतल और उत्तल दर्पण भी होते हैं। तो उन्हीं के संदर्भ में आज मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि दर्पण से संबंधित परिभाषाओं की बात करूंगा। ठीक है, तो देखो मेनली एक फीचर बता देता हूं मैं आपको जो हमने डिस्कस कर लिया था। दर्पण दर्पण किसे कहते हैं ये आपने देख लिया था। कांच की पट्टी के एक तरफ जब परावर्तक पॉलिश कर दी जाती है तो वो क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। तो दर्पण के अगर टाइप्स की बात करें तो दो टाइप्स हमने देखे थे। कौन कौन से देखे थे हमने? यहां पर एक देखा था हमने समतल और दूसरा हमने देखा था कौन सा? गोलीय। ठीक है, तो ये दो प्रकार के दर्पण हमने देख लिए थे, समतल और गोलीय दर्पण। इसमें हमने इनको कैटेगराइज्ड भी कर दिया था कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। और गोलीय दर्पण की अगर बात करूं मैं यहां पर तो कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। पहला कौन सा? उत्तल, और दूसरा कौन सा? अवतल। तो उत्तल और अवतल, तो ये दो प्रकार के यहां पर क्या है? दर्पण है। ठीक है, गोलीय दर्पण में। तो यहां पर हमने ये देख लिया था कि उत्तल दर्पण कौन सा होता है। ये हमने यहां पर देखा था कि जो दर्पण बाहर की तरफ क्या हो? उभरा हुआ होता हो। अंदर तो परावर्तक पॉलिश है और ये बाहर की तरफ क्या है? उभरा हुआ है। तो उभरा हुआ भाग जो होता है वो कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है। अगर बात करें वहीं अवतल दर्पण में, तो अवतल दर्पण का जो पृष्ठ जो है, परावर्तक पृष्ठ जिसको बोलते हैं, वो क्या है? अंदर की तरफ क्या है? धंसा है। अंदर क्या है? धंसा हुआ है। तो ये चीजें हमने देखी थी पीछे वाली क्लासेस के अंदर, हमने देख लिया था, इसको चेक किया था। अब देखिए हम यहां पर बढ़ते हैं आगे की तरफ कि वास्तव में कन्वर्जिंग, मैंने बताया था आपको कन्वर्जिंग कौन सा है और डाइवर्जिंग कौन सा है। तो ये वाला जो दर्पण है ये अपसारी है, जो प्रकाश किरणों को क्या कर देता है? फैला देता है। ठीक है, और ये वाला कौन सा है? अभिसारी है, जो प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर क्या कर देता है? इकट्ठी कर देता है। अब कैसे करता है ध्यान से देखिए आप, इस चीज को रटने की कहीं जरूरत नहीं है आपको। तो यहां पर मुख्य अक्ष के समांतर यदि कोई प्रकाश किरण आती है इसके अंदर, ये इसका पोल हो गया। अब मैं बताऊंगा कि परिभाषाएं कौन सी है वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहां पर ये भी क्या हो गया? पोल हो गया। तो देखिए मुख्य अक्ष के जो भी, ये है मेन एक्सिस, एम और एन जो मैं लिख रहा हूं, ये मुख्य अक्ष है। इसके समांतर जो किरणें आ रही है उनको क्या करेगा? ये वाला उत्तल दर्पण जो है वो क्या कर देगा? इन किरणों को फैला देगा। ये किरणें कभी भी परावर्तित किरणें एक दूसरे को नहीं काटेगी। तो इसका मतलब सीधा सा है कि ये अपसारी दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अपसारी है। तो वही बात करें ये वाला, तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ये चीज होती है कि अंदर की तरफ धंसा हुआ तो है ही ऑलरेडी। तो इसके अंदर मुख्य अक्ष से समांतर जो भी किरणें आएगी उनको ये क्या कर देता है? एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। एक बिंदु पर क्या कर देता है? केंद्रित कर देता है। इसलिए इसको कौन सा बोलते हैं? कौन सा बोलते हैं? कन्वर्जिंग बोलते हैं, अभिसारी बोलते हैं। इज इट क्लियर? चलिए यहां तक आपको उम्मीद करता हूं ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया। बेटा देखो, रटने की किसी को जरूरत नहीं है। आपको जो भी यहां पर करवाया जा रहा है एकदम बढ़िया तरीके से करवाया जा रहा है। अगर आपको समझ में फिर भी नहीं आ रहा है तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, जिससे मैं आपके लिए और इजी तरीके से, जितना मेरे से हो सकता है इजी तरीके में करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो यहां पर आपको एक चीज समझने से पहले आपको एक चीज मैं बता देता हूं कि कुछ डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं। किसकी? दर्पण की परिभाषाएं। परिभाषाएं। तो दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं की अगर बात करें तो सबसे पहली जो डेफिनेशन यहां पर आती है वो आती है पॉल की। पॉल का मतलब यहां पर है ध्रुव से। दूसरी डेफिनेशन की अगर बात करेंगे हम तो वो कौन सा कहलाता है? वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको अपन क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। इज इट क्लियर? वक्रता केंद्र, जिसको अपन किससे लिखते हैं? सी से लिखते हैं। ठीक है, अब बात करें तीसरे वाली डेफिनेशन यहां पर, तो वो आती है वक्रता त्रिज्या। कौन सी आती है? वक्रता त्रिज्या। ये थर्ड डेफिनेशन है। और फोर्थ डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं यहां पर तो आता है कौन सा? फोकस बिंदु, या फिर मुख्य अक्ष की बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष।
और मुख्य अक्ष के अंदर बात करें 5 नंबर पर, तो हम बात करेंगे फोकस बिंदु की, इसकी बात करेंगे फोकस बिंदु की। और वहीं बात करें 6 नंबर पॉइंट जो है वो हम बात कर लेंगे फोकस दूरी की, इसकी बात कर लेंगे फोकस दूरी की, ठीक है। और नेक्स्ट जो है फोकस दूरी के बाद का, उसे हम मान लेंगे क्या, द्वारक, द्वारक, ठीक है। ये 7 जो डेफिनेशन जो है वो आपको लगभग आपको आनी चाहिए, ठीक है। अगर ये आती है तो आप वास्तव में दर्पण के बारे में जान जाओगे कि कौन सा ध्रुव है, कौन सा वक्रता केंद्र है। वक्रता त्रिज्या को, जिसको हम सिंबल किससे दिखाते हैं, कैपिटल आर से दिखाते हैं। मैन एक्सिस आप कुछ भी दे सकते हो, ए बी दे सकते हो, आप पी क्यू दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। फोकस बिंदु में आप देते हो कैपिटल एफ से लिखते हैं हम, याद रखें। और फोकस दूरी की बात करें तो स्मॉल एफ से लिखते हैं, और द्वारक को आप कुछ भी दे सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि एक प्रकार का डायमीटर है, व्यास है, ठीक है। ये चीजें जो है इन डेफिनेशंस के थ्रू हम जानेंगे कि दर्पण में वास्तव में क्या होता है, किस तरीके से दर्पण के अंदर ये डेफिनेशन जो है हम याद कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी है, कहीं रटने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ ओनली अगर आप इस क्लास के अंदर बने रहेंगे तो आपको सारा का सारा कंसेप्ट इजीली क्लियर हो जाएगा। बड़े चलिए, अब इस चीज को मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूं आपके लिए, छोटा करके इधर वाली साइड कर देता हूं, और आपको हर एक पॉइंट पर डिस्कस करते हुए इन डेफिनेशन को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, यहां पर एक दर्पण बना रहा हूं मैं, जैसे ये एक दर्पण है, ये पीछे की तरफ इसके क्या की गई है, परावर्तक है, पॉलिश की गई है। देखिए जहां पर पॉलिश है वो परावर्तक पृष्ठ नहीं है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये परावर्तक पॉलिश है। परावर्तक पृष्ठ वो होता है जहां पर किरण टकराती है। तो बाहर वाली साइड तो पॉलिश की हुई है, तो टकराने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो किरणें कहां टकरा रही है, अंदर वाली साइड, और अंदर वाली साइड को हम बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। इज इट क्लियर? ये होता है परावर्तक पृष्ठ। क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ होता है। तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान में रखें, परावर्तक पॉलिश बाहर है, परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ है, तो इस चीज में थोड़ा सा आप ध्यान दे देंगे तो आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं यहां पर पहली डेफिनेशन, जिसका नाम है ध्रुव। देखिए पोल का मतलब क्या होता है? पोल का सीधा सा कंसेप्ट है कि जो परावर्तक पृष्ठ आपको दे रखा है दर्पण का, उसका एकदम सेंटर पॉइंट, बीच का बिंदु जो है वही क्या कहलाता है, ध्रुव है। यानी कि दर्पण का परावर्तन, यानी कि दर्पण के परावर्तक पृष्ठ जो है अंदर वाला, उसका मध्य बिंदु क्या कहलाता है, पोल कहलाता है, ध्रुव जिसको अपन बोलते हैं। याद रखनी है ये चीजें। दूसरी डेफिनेशन की अगर बात करूं मैं, लिखते जाना, जैसे मैं बता रहा हूं उस तरीके से आप लिखते जाना। वक्रता केंद्र क्या है? देखिए वक्रता केंद्र में कोई ज्यादा कोई खास बात नहीं है, आपको याद रखने की इतनी भी जरूरत नहीं है, पर फिर भी आप देख लें कि ये वाला चीज जो है ये दर्पण है, इतना ही है। और अगर मैं इसको एक बनाऊं, इस तरीके से ड्रॉ करूं, तो ये क्या बन गया, एक गोला बन गया, बनिए ना एक गोला। तो दर्पण क्या है, एक गोले का भाग है, एक खोखले गोले का क्या है, भाग है, इतना सा पीस टुकड़ा है इसका। और दर्पण क्या है, ये दर्पण जो है वो खोखले गोले, इस गोले का भाग है, और उस खोखले गोले का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, बीच का बिंदु क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। आई थिंक ये आपको समझ में आ चुका होगा। दर्पण खोखले गोले का भाग है जिसका मध्य बिंदु क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है, ठीक है। आप मेरी जो मैं बोल रहा हूं उस तरीके से आप वीडियो को पॉज करके या किसी भी तरीके से आप लिख लीजिए इस डेफिनेशन को, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा मैं इस चीज में, ठीक है। चलिए थर्ड जो चीज है वक्रता त्रिज्या है। देखिए वक्रता त्रिज्या कहां पर आती है, आपको रटने की भी जरूरत नहीं है, आपको सीधा मैं पूछ रहा हूं ये क्या चीज है, आप बताओगे कि सर ये तो वक्रता केंद्र है। और अगर मैं ये पूछूंगा तो आप बताओगे सर ये पोल है। आपने बताया कि परावर्तक पृष्ठ का बीच का बिंदु पोल होता है, और दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले का मध्य बिंदु वक्रता केंद्र होता है। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं है किसी को। तो देखिए सी और पी को मिलाने वाली जो रेखा है, जिसको मैंने नाम दिया है एम और एन, ये काल्पनिक रेखा होती है, और इसी रेखा को हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। तो आपको मुख्य अक्ष की परिभाषा भी इजीली क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। कुछ नहीं करना, सी वक्रता केंद्र और पी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, ठीक है, ये कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन क्या आगे टॉपिक की तरफ। ये मुख्य एक्सिस हो गया है, ठीक है।
अगर नहीं ये समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, मैं दोबारा बता दूंगा आप इस चीज को। पर थोड़ा सा ऐसे नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, मैं वीडियो को दोबारा देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए, वक्रता त्रिज्या की अगर बात करें हम, तो वक्रता त्रिज्या में कुछ कंसेप्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं पूछ रहा हूं वो बताओ आप। देखो ये क्या है, वक्रता केंद्र है, इज इट क्लियर सभी को? और ये क्या है, ध्रुव है। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो डिस्टेंस जो है, जो दूरी जो है, यही कहलाती है वक्रता त्रिज्या, जिसको अपन लिखते हैं कैपिटल आर से। रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इसको कैपिटल आर से लिखते हैं। ठीक है, आर का मतलब रेडियस, जानते हो आप इस चीज को। तो ध्रुव और सी वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं। यहां पर अगर देखें हम तो क्या है, फोकस बिंदु। देखिए बेटा, फोकस बिंदु जो है वो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों में अलग अलग होता है। समझ में आ गई बात? अवतल दर्पण का भी फोकस बिंदु अलग है, उत्तल दर्पण का भी फोकस बिंदु अलग है। हम दोनों को मैं एक साथ कंपेयर करके आपको बता रहा हूं, क्योंकि आपको ये चीजें देखो रटने की जरूरत नहीं है। रटने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, पर एसएसटी पड़ी है, उसमें सन याद रखो, पर साइंस के अंदर आप रटोगे तो इसका मतलब आपसे मूर्ख कोई नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। सॉरी, आपको उत्तल बनाना था मेरे को। ठीक है, अवतल तो आपको पता है। चलिए, ये वाला दर्पण क्या है, उत्तल है। अब इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि गोला जो है वो इधर वाली साइड बन रहा है, तो वो सेम डेफिनेशन यहां पर लागू होगी। परावर्तक पृष्ठ बाहर का इधर वाली साइड है, तो परावर्तक पृष्ठ का बीच का बिंदु ध्रुव कहलाता है। और दर्पण क्या एक गोले का भाग है। ये दर्पण जो है यहां से यहां तक का ये खोखले गोले का भाग है, और उस गोले का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। इज इट क्लियर? और दूसरी डेफिनेशन मैंने बताई, पी और सी को मिलाने वाली जो रेखा है जिसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, तो सेम चल रहा है, सेम ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और वक्रता त्रिज्या हम किसको बोल देंगे, सेम का सेम ऊपर वाला, कि पी ध्रुव और सी के बीच की दूरी, यानी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। तो आई थिंक आपको ये चीजें क्लियर है हो चुकी होगी। ठीक है, तो हम यहां पर बात कर रहे थे फोकस बिंदु, यहां पर जाके हमारी गाड़ी अटक जाती है। अब किस में क्या हो रहा है, किस में कुछ नहीं हो रहा है, ये तो हमें पता नहीं चलता है। तो थोड़ा सा मैं इन दोनों को कंपेयर करके बताने की कोशिश करूंगा। तो यहां पर क्या है कि ये है प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य एक्स। तो मुख्य एक्स के ये जो किरण आ रही है ये एकदम समांतर आ रही है। समांतर किरणें कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, आप मैथ के अंदर ये चीजें सीख चुके होंगे। ठीक है, तो समांतर किरणें आ रही है, किसके समांतर आ रही है, इस मुख्य एक्स के समांतर आ रही है। तो जब कोई भी समांतर किरणें अवतल दर्पण पर, ये कौन सा दर्पण है ये भी आपको रिमेंबर होना चाहिए, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण है। तो जब कोई समांतर किरणें अवतल दर्पण पर गिरेगी, तो आपको पता है दर्पण है तो परावर्तन पर सिद्धांत पर काम करता है। तो ये किरणें जैसे ही अवतल दर्पण पर गिरेगी ये परावर्तित होगी, क्या होगी, परावर्तित। और परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को बोलते हैं फोकस बिंदु। और ये फोकस बिंदु पी और सी के एकदम मिडल में होता है, एकदम बीच में होता है, ये भी आप याद रखें। इसीलिए इस दर्पण को कन्वर्जिंग बोलते हैं, क्योंकि प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर फोकसित कर देता है, जिसको अपन बोलते हैं फोकस बिंदु। ठीक है, पर उल्टा इसका थोड़ा सा रिवर्स होता है। बात तो सेम ही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके समांतर आ रही है ये किरणें, ये क्या आ रही है, समांतर आ रही है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण यदि उत्तल दर्पण पर गिरती है, यहां पर क्या बता रहा था मैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें आ रही है वो उत्तल दर्पण पर गिरी है, यहां पर मेरे को बोलना पड़ेगा उत्तल दर्पण पर गिरती है, क्योंकि मैं गाय को तो भैंस नहीं बोल सकता और भैंस को मैं गाय नहीं बोल सकता, तो ये तो आपको भी पता है। ठीक है ना, तो ये दर्पण अलग है, ये उत्तल है, और ये कौन सा है, उत्तल है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरणें आ रही है जब उत्तल दर्पण पर गिरेगी तो परावर्तन के बाद में ये किरणें काटेगी नहीं। यहां तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे फोकस बिंदु बोल रहे हैं, पर यहां पर परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी, जैसे मान लो परावर्तन होने के बाद में ये किरण इधर की तरफ चली गई और ये इधर की तरफ चली गई, इसका मतलब काटेगी तो नहीं, और जहां पर काटेगी नहीं तो इसका मतलब वहां पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहां क्या होगा, यहां परावर्तन के बाद यहां तो मिलती है पर यहां पर मिलती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। अगर इसको बैक साइड से बढ़ाएंगे, ये किरणें जो है इस किरणों की दिशा में अगर हम देखेंगे, इन किरणों की दिशा में देखेंगे तो हमें लगेगा कि यार वास्तव में ये किरणें जो है वो यहां से आ रही है, ये दोनों किरणें यहां पर मिलती हुई प्रतीत होगी, जिसे हम इसका फोकस बिंदु कहेंगे। क्या बोलेंगे, फोकस बिंदु। तो यहां पर एक नाम याद रखना है, सिर्फ यहां पर आभास होगा, किरणें मिलती हुई प्रतीत होगी या फिर आभास होगा किरणों के मिलने का, बस इतना सा याद रखना है। और यहां पर वास्तव में मिलेगी किरणें, परावर्तित किरणें वास्तव में मिलेगी, वास्तव में काटती है, वास्तव में काटती है। और यहां पर वास्तव में नहीं काटेगी, नीचे वाले में आभासी रूप से काटती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी।
इज इट क्लियर? चलिए यहां पर एक चीज समझ में आ गई, दोबारा से कंपैरिजन कर देता हूं मैं, ठीक है। एक बात सुन लो, इस वीडियो के अंदर हमने क्या देखा है वो सीधे सारी की सारी एक बार दोबारा से मैं डिफाइन कर देता हूं। सॉरी, एक बार ये भी देख लो, द्वारक किसे कहते हैं। देखो द्वारक का मतलब कोई बड़ा कोई सिस्टम नहीं है यहां पर द्वारक में। द्वारक का मतलब क्या होता है, ये आप देखना, ये वाला जो दर्पण आपको दिख रहा है, ये आपको दर्पण दिख रहा है, इस दर्पण का पूरा जो व्यास है ऊपर से लेकर के नीचे तक का जो सरफेस है, ये कहलाता है द्वारक। यानी कि वर्ताकार सीमा जो है दर्पण की, जो ये वर्ताकार सीमा है, इस सीमा का व्यास क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। तो दर्पण की वर्ताकार सीमा का व्यास या सीमा रेखा का व्यास ही क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। मैं जो बोल रहा हूं आप उसको अच्छे तरीके से लिख भी ले और जिससे आपके प्रॉपर तरीके से नोट्स भी बन जाएंगे, ठीक है। तो दर्पण की वर्ताकार जो सीमा रेखा है उसका व्यास ही क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है, ठीक है। तो आई थिंक ये सारी की सारी डेफिनेशन मैंने आप सभी को करवा दी है। तो एक बार ब्रीफ रिवीजन इसका देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि दर्पण किसे कहते हैं, जब कांच की पट्टी के एक साइड में परावर्तक पॉलिश कर दे, हमने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था। परावर्तक पॉलिश कर दे तो वो क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। दो प्रकार का, समतल और गोलीय। समतल में परावर्तक पृष्ठ समतल होगा, गोलीय में परावर्तक पृष्ठ गोलीय होगा। दो प्रकार की हमने बात की थी, उत्तल और अवतल। उत्तल को अपसारी बोलते हैं, प्रकाश किरणों को फैला देता है इसलिए, और अवतल को अभिसारी बोलते हैं, जो प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है इसलिए, ठीक है। उसके बाद में हमने डेफिनेशंस देखी थी। पहले हमने देखी ध्रुव की। ध्रुव किसे कहते हैं कि कोई भी दर्पण है, दर्पण की परावर्तक पृष्ठ जो है उसका बीच का बिंदु ध्रुव कहलाता है। वक्रता केंद्र किसे कहेंगे? कि दर्पण जो है वो एक खोखले गोले का भाग है और उसको लेकर मध्य बिंदु क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। वही बात की हमने मुख्य एक्सिस की बात की, तो पोल यानी कि ध्रुव और सी वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा ही क्या कहलाती है? मुख्य एक्स कहलाती है। वही हमने बात की यहां पर वक्रता त्रिज्या की, तो वक्रता त्रिज्या को रटने की जरूरत नहीं है। यहां पर सी वक्रता केंद्र और पी ध्रुव को मिलाने वाली जो बीच की या दोनों के बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या, ठीक है। फोकस बिंदु की बात करें, यहां पर फोकस बिंदु दोनों में यहां पर प्रतीत होगी किरणें मिलती हुई और यहां पर वास्तव में काटती है, तो ये इसका फोकस बिंदु है, ये इसका फोकस बिंदु। यानी कि जब कोई समांतर किरणें किसके? मुख्य अक्ष के समांतर किरणें इससे किससे? अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है उसे इसका फोकस बिंदु, और मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम इसका फोकस बिंदु कहते हैं। द्वारक की बात करें तो दर्पण की वर्ताकार जो सीमा रेखा है उसका व्यास ही क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। तो आई थिंक ये वीडियो आपको लगभग कंप्लीट हो चुका होगा, डेफिनेशन आपको क्लियर हो चुकी होगी। देखिए 8 नंबर जो डेफिनेशन आती है वो आता है फोकस तल, जो 12th क्लास के अंदर जो रे ऑप्टिक्स का चैप्टर जो है उसके अंदर बताया गया है फोकस तल क्या है। देखो फोकस तल का मतलब सीधा सा है कि फोकस बिंदु से, फोकस बिंदु जो है उससे गुजरने वाला लंबवत तल जो है, लंबवत का मतलब 90 डिग्री पर, कि फोकस बिंदु से जो लंबवत तल गुजरता है वही क्या कहलाता है? फोकस तल। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरी की पूरी डेफिनेशन बताने का यहां पर पूरा प्रयास किया है और उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें क्लियर भी हो गई होगी। अगर नहीं हुई है तो डरने की कहीं जरूरत नहीं है। 5G ऑनलाइन एजुकेशन क्लास आपके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म लेके आ रही है जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इसी उम्मीद के साथ हम आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। राधे कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।